जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज लेकर आए हम दोस्तों जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके, है ना दोस्तों, जो आपके हर एग्जाम्स के लिए काम करेगी। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ग्रुप डी एनटीपीसी, सब में जितने भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में ये सीरीज़ हमारी काम आ रही है ना दोस्तों। देखेंगे जरा, आज क्लास नंबर 7 को हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायित्व सदस्य हैं। देशों के नाम बताए गए हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं कौन कौन से देश इसमें लिए गए हैं। और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात यहाँ पर चल रही है, जल्दी से बताएं जरा कौन कौन सा इसमें आपका ऑप्शन सही होगा। एक को देखें, चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। चलो जी, ठीक है, जर्मनी नाम इसमें गलत आ गया है ना, क्योंकि जर्मनी तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में काउंट ही नहीं होता है। बी को देखें, चीन, जर्मनी, फिर जर्मनी आ गया, नहीं जी, जर्मनी तो लेना ही नहीं है। उसके बाद देखें जरा, थर्ड आता है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। हाँ, ये देखो भाई, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया और यूएसए हो गया। सी आपका सीधा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। देखें जरा, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुआ था, ये याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था ये स्थापित, कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। और याद रखेंगे, सुरक्षा परिषद इसका अभिन्न अंग है। अगर आपसे पूछा जाए अभिन्न अंग क्या है दोस्तों, अपने नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि पीडीएफ में आपको ये मिलने वाला नहीं है जो मैं अलग से आपको लिखा रहा हूँ, है ना। तो शॉर्ट नोट आप इसके बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। इससे आगे की अगर मैं बात करूँ तो याद रखेंगे यहाँ से, अगर इसके प्रमुख अंग की बात करें जाए, अगर इसके प्रमुख अंग की बात की जाए तो प्रमुख अंग हमारे कौन कौन से होते हैं, देखिए जल्दी जरा। महासभा, अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नाम से इनको पता लग रहा है, सुरक्षा। एवरी स्टेट को, एवरी कंट्री को क्या होता है दोस्तों, ये सेफ्टी प्रदान कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। इससे आगे देखें, अगर हम आर्थिक तथा सामाजिक परिषद होगा दोस्तों। इससे आगे अगर हम बात करें, इंटरनेशनल जुडिशरी है ये, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जितने भी इंटरनेशनल लेवल के झगड़े होंगे वो सब कहाँ पर सुने जाएंगे, इसके इन्होंने पार्ट्स बना रखे हैं, है ना दोस्तों, जिनमें इनके बारे में बात होगी। इससे आगे की अगर बात करें तो देखिए जरा, लास्ट इसमें बनता है सचिवालय। कौन बनता है दोस्तों, सचिवालय। ठीक है, ये इसके अभिन्न अंग है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, देखें जल्दी जरा, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या क्या बताया गया, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक। कैगा कहाँ पर है दोस्तों, क्या बताया गया इसमें, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। देखिए जरा, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाता है, क्या पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन है। तो यहां से अगर मैं देखूं, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर बताया गया, उदयपुर में नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, ये इसका ए उसका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में नहीं है। अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों तो क्या है यहां पर, अगर राजस्थान की मैं बात करूं यहां से तो ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान में कौन सा परमाणु ऊर्जा है, और रावत भाटा। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप, बांसवाड़ा जिला है राजस्थान में ही,
बांसवाड़ा जिला में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना दोस्तों। और इसके साथ में एक कोटा है दोस्तों जिला, जिससे आप अच्छी तरह जानते होंगे। कोटे जिले में भी क्या होता है दोस्तों, कोटा जिला में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कुछ यहाँ पर प्रमुख स्तर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे पहला परमाणु बिजली विश्व का है दोस्तों, याद रखना। विश्व का अगर हम बात करें तो विश्व का क्या है दोस्तों, यहाँ पर विश्व का पहला परमाणु बिजली घर यानी कि रूम, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये भी कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है ना दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई, चलो ये समझ में आया आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, देखें जरा क्या बोला गया। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, जल्दी से बताएं जरा। सदीर किसका नाम है, कथम, ओडिसी, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम, बताएं जल्दी जरा, क्या बताएं जल्दी जरा दोस्तों। सदीर, भरतनाट्यम, देखें जरा किसका नाम होगा सदीर। भरतनाट्यम शैली का क्या है, प्राचीन नाम है। सदीर किसका नाम है, भरतनाट्यम शैली का पुराना नाम है, और इसका ऑप्शन हो जाता है सी, है ना दोस्तों। याद रखेंगे आप, भरतनाट्यम क्या है, तमिलनाडु का है दोस्तों। तमिलनाडु का याद रखेंगे आप, भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय याद रखेंगे नृत्य है। और याद रखेंगे कौन कौन है इसके साथ साथ, अगर मैं बात करूं यहां पर रुक्मणी देवी अरुणडेल, क्या नाम बताया गया, रुक्मणी देवी अरुणडेल, है ना दोस्तों। ये कौन है, ये नतंगिता है, इस नृत्य को करती हैं, जिसके लिए ये स्पेशल याद रखेंगे। रुक्मणी देवी अरुणडेल कौन है, जो इस नृत्य के लिए, भरतनाट्यम के लिए कौन है, फेमस है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है, देखें जरा क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या बताया गया है, देखें जरा स्क्रीन पर। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है, संतोष यादव, शुमा शिशूर, सूरजलता देवी, ज्योति रंधावा, जल्दी से बताएं। माउंट एवरेस्ट जो है वो आप जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, है ना, सबसे ऊंची चोटी है। और याद रखेंगे 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई बताई, 8,848.86 मीटर इसकी क्या है दोस्तों, हाइट है। ठीक है दोस्तों, अब बताएं जल्दी जरा, अगर मैं पूछूं आपसे, और ये विश्व की क्या है दोस्तों, ये कौन है विश्व की प्रथम ऊंची चोटी है। पूछा सब क्या गया है कि भारत की कौन सी महिला है जो 2 बार यहां पर गई है, तो याद रखेंगे दोस्तों संतोष यादव। क्या बताया गया नाम, संतोष यादव। कितनी बार गई हैं, 2 बार। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन आपका हो जाता है ए, सही। क्लियर है इतनी बात, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी यार। अगर हम बात करें एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम कौन थे, तो तेंजिंग नॉर्वे, याद रखेंगे तेंजिंग। फर्स्ट टाइम जो एवरेस्ट पर चढ़े थे कौन थे, तेंजिंग, कौन थे दोस्तों, तेंजिंग नॉर्वे थे। इतनी बात याद रखेंगे। और याद रखेंगे कहां के रहने वाले थे, नेपाल, नेपाल के रहने वाले थे। और दूसरे कौन थे, एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड। बात समझ में आ गई दोस्तों, कहाँ के रहने वाले थे, न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम महिला, एक दिन मैंने आपको बताया भी था, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की
प्रथम महिला। दोस्तों इसको नोट करते रहेंगे आप, पीडीएफ में ये नहीं मिलेगा आपको, ये याद रहेगा। पीडीएफ में आपको केवल क्वेश्चंस और उसके ऑप्शन मिलेंगे, है ना। तो देखिए जरा, इसको आप नोट करते रहेंगे। जब आप कॉपी में नोट किया करें ना, तो क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पर लिखता हूँ ना, ऐसे ऐसे नोट किया करें क्वेश्चन नंबर ये, क्योंकि आप पीडीएफ निकलवा लेंगे तो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, सीधी सी बात है। देखें जरा आगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें उस पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जुंको तेबई। कौन है? जुंको तेबई। जुंको से नाम बनता है जापान, जापान की रहने वाली है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। और भारत की प्रथम महिला की बात करें, इंडिया की पहली महिला याद रखेंगे, बछेंद्री पाल। क्या नाम बताया दोस्तों? बछेंद्री पाल कौन है? भारत की प्रथम महिला, याद रखेंगे। और कब हुआ था ये काम? 1984 में। 1984 में बछेंद्री पाल ने पहली बार क्या किया था दोस्तों? माउंट एवरेस्ट को क्रॉस किया था। इस पर क्या की थी? चढ़ाई की थी। चलें जरा आगे, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखना जरा। क्वेश्चन में क्या बोला गया 5 में? क्वांटो मैदान किस क्षेत्र में है? चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, जापान। कौन सा बताया गया दोस्तों? क्वांटो मैदान, याद रखेंगे आप। बताओ जल्दी से कहां पर है क्वांटो मैदान की अगर मैं बात करूं, जताएं जल्दी जरा। ये जापान में है। कहां पर है? जापान में। और किस जगह याद रखेंगे? होन्शु नामक स्थान पर है। कहां पर है? होन्शु एक आइसलैंड आप समझ सकते हैं, द्वीप है एक, होन्शु द्वीप पर है ये। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों, ठीक है। और यहां पर क्या होती है याद रखेंगे? भारी वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ये उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये स्थान? उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। और यहां पर सबसे ज्यादा पैदावार क्या होती है? चावल की और सब्जियां जितनी भी हैं वो यहाँ पर क्या होती है? पैदावार होती है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। और याद रखना, होन्शु जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है और जापान का पहला बड़ा द्वीप। याद रहेगी बात, जापान का तो पहला, और पूरे वर्ल्ड में कितना नंबर है इसका? 7वां नंबर है इस द्वीप का, याद रखेंगे आप। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब याद रखेंगे इसमें अगर मैं पूछूं आपसे होन्शु द्वीप पर क्या क्या है, तो याद रखेंगे टोक्यो और हिरोशिमा। ये जितने भी बड़े बड़े शहर हैं ना वो यहीं पर है। जैसे मैं बात करूं क्या पर, ओसाका और कॉम्बे, ओसाका और कॉम्बे, ये चारों शहर कहाँ हैं? इसी द्वीप के ऊपर है। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप है। चलें आगे, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से देखें जरा। 25 क्वेश्चंस की बेस्ट सीरीज है दोस्तों, एक एक करके तेजी से उड़ाते हैं। नंबर 6 पर आ जाए। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में? देखें जरा अपनी सामने देखें स्क्रीन के ऊपर, क्या बताया गया? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन क्या है रॉन्ग है, जो गलत है ना। देखें जरा, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षा रेंज में सफल परीक्षण किया गया। जी हाँ, ये सही बात है, याद रखेंगे दोस्तों। क्या बताया गया? ओडिशा में, याद रखेंगे ओडिशा के चांदीपुर जिले में क्या हुआ है? याद रखेंगे आप, एकीकृत परीक्षण रेंज हुआ है। दूसरा क्या बताया गया? आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार सकती है तथा यह 60 किलोमीटर तक की युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। और तीसरा बताया गया, आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल किया गया है और कोई नहीं। बताएं जल्दी जरा, बताएं जल्दी से जरा, कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों? असत्य है, जल्दी से बताएं। चलो जी, कोई भी इसमें ऑप्शन असत्य नहीं है, सारे सत्य हैं, तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अब इनको थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं। देखें जरा,
आकाश मिसाइल के बारे में क्या बताया गया, इसमें बताया गया है आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार सकती है। हाँ, आकाश जो मिसाइल है वो कहाँ तक मार सकती है, 25 किलोमीटर तक, और 20 किलोमीटर तक क्या बताया गया दोस्तों, 60 किलोमीटर तक युद्ध सामग्री ले जाने में क्या होती है, सहायक होती है। अगर हम बात करें इस मिसाइल का परीक्षण कब किया गया था, आकाश मिसाइल का परीक्षण जो था, याद रखेंगे आप दोस्तों, 2003 में किया गया। आकाश मिसाइल का परीक्षण कब किया गया, 2003 में किया गया। और इसकी मैक जो मोशन होती है, याद रखेंगे आप, मैक मोशन जो होती है वो 2.5 होती है, जो दिशांतर पर काउंट की जाती है, यानी कि मैक गति। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, अगर मैं बात करूं त्रिशूल मिसाइल जो होती है, उसकी मैक मोशन कितनी होती है, याद रखेंगे आप, त्रिशूल की मैक मोशन 2 होती है, याद रखेंगे आप। ख्याली क्या होती है दोस्तों, 2 होती है ना। और मारक क्षमता की अगर मैं बात करूं तो मारक क्षमता यानी मारने की जो क्षमता है त्रिशूल मिसाइल की, वो 10 से 12 किलोमीटर है, केवल याद रखेंगे आप। किसके बारे में रखेंगे, 10 से 12 किलोमीटर। मिसाइल्स के ऊपर एक वीडियो और आने वाली है, वहाँ पर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा किस किस तरीके की मिसाइल होती है, कैसे क्या उनका प्रोसेस होता है ना दोस्तों। ठीक है, चलिए जरा आगे, ये समझ में आ गया। तो इसमें कोई भी सही नहीं था, सारे ऑप्शन आपके सही थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, देखें जल्दी जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है, पढ़े जरा क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, आपको बताना कौन सही नहीं है। 24 देखें जरा, 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जी बिल्कुल सही है। 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 23 दिसंबर किसान दिवस, बिल्कुल सही है दोस्तों। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, ये भी बिल्कुल सही है। क्या गलत है दोस्तों, याद रखेंगे आप, ए ऑप्शन। 29 दिसंबर को क्या बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाएगा, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इतनी बात याद रखेंगे। और इसको राष्ट्रीय बालिका दिवस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय बालिका दिवस, हर वर्ष 24 जनवरी दोस्तों, है ना। 26 जनवरी से 2 दिन पहले ये इंटरनेशनल शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसको राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हमारे यहाँ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ में, ठीक है। चलिए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए जरा, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, अपनी स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में वो रेणुका झील स्थित है, जल्दी बताएं रेणुका झील कहाँ पर है, जल्दी से बताएं। हिमाचल प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। रेणुका झील जल्दी बताएं जरा। जी हाँ, रेणुका झील की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर मैं रेणुका झील की बात करूं तो याद रखेंगे ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है आपका। तो याद रखेंगे जो रेणुका झील है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और याद रखेंगे रेणुका झील के बारे में एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, ये भारत की सबसे छोटी क्या है, ये आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि है। कैसी भूमि है, याद रखेंगे भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि भी है। कौन है दोस्तों, रेणुका झील, है ना। तो याद रखेंगे आप। इससे आगे अगर मैं बात करूं, देखेंगे ना कुछ, देखिए जरा, जैसे देखें ना कुछ मुख्य झील के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखना जरा, जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों तमिल के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लिया जाता है। कौन कौन सी झील बताई मैंने आपको तमिलनाडु में, याद रखेंगे वीरानम और चिंबरकम। कौन सी बताई दोस्तों, याद रखिए चिंबरकम है, चिंबरकम है।
चेम्बरक्कम याद रखेंगे। तमिलनाडु में कौन कौन सी बताई मैंने आपको, वीरावनम और चेम्बरक्कम याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश, दोस्तों झील तो बहुत सारी हैं लेकिन अपने एग्जाम के पर्पज से लेकर मैं चल रहा हूं, याद रखेंगे। आप मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करें तो क्या होगा, याद रखेंगे मेन होती है कौन, भोजताल। क्या बताया मैंने आपको, झील का नाम भोजताल, और दूसरी झील है यहाँ पर तवा बुहार। क्या नाम है दोस्तों, झील का नाम तवा बुहार, याद रखेंगे आप। इसके बाद अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, और याद रखेंगे ये तो सब आप जानते हैं, महाराष्ट्र की प्रमुख झील का नाम है लोनार। क्या नाम है दोस्तों, लोनार। और दूसरी है पोवाई। पोवाई कितनी कौन सी फेमस झील है, याद रखेंगे, लोनार और पोवाई। किसकी प्रमुख झील है ये, महाराष्ट्र की प्रमुख झील है। इससे आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों तेलंगाना, याद रखेंगे साउथ की तरफ चल रहे हैं हम, झील के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन साउथ में से पूछ लिए जाते हैं। तो तेलंगाना राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ की झील है, याद रखेंगे दोस्तों, हुसैन सागर। कौन सी झील बताई मैंने आपको, तेलंगाना की हुसैन सागर। और बात करेंगे उस्मान सागर, उस्मान सागर ये भी क्या होगी दोस्तों, यही की झील है। अगर मैं बात करूं दोस्तों केरल की, ये रट लेना दोस्तों, अपने दिमाग में बिठा लेना, यहीं से सवाल आएगा। केरल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखना जरा केरल में कौन कौन होता है, याद करेंगे। केरल में फेमस है वेम्बनाड। वेम्बनाड केरल की प्रमुख झील कौन है, वेम्बनाड है। अष्टमुंडी याद रखेंगे आप, अष्टमुंडी क्या है दोस्तों, ये ऐसे की फेमस क्या है, झील है। और इसकी अगर हम बात करें सस्थम कोटा, सस्थम कोटा ये कौन है दोस्तों, याद रखेंगे केरल की क्या है, ये प्रमुख झील है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। इससे आगे अगर मैं बात करूं राजस्थान नंबर 6, ऐसा नहीं है राजस्थान का पूरा इलाका सूखा है ना, कुछ ही इलाका सूखा है, या ऐसा कह सकते हैं अधिकांश इलाका सूखा है, बाकी में तो लोग रहते ही हैं। तो बात करेंगे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे दोस्तों डिडवाना। कौन है प्रमुख झील राजस्थान की, डिडवाना। दूसरी है अनासार, अनासार, ठीक है दोस्तों। तो आना सागर है ये, है ना, आना सागर है। कौन कौन सी बताई, डिडवाना राजस्थान, आना सागर राजस्थान, और क्या होता है दोस्तों डेब्बर, याद रखेंगे आप। ये कौन है, फेमस झील है किसकी, राजस्थान की। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। और याद रखेंगे अगर मैं बात करूं सिक्किम की, सिक्किम की कौन होती है, सोंगमो। कौन है सिक्किम की, सोंगमो है। कौन है सिक्किम की, याद रखेंगे आप, सोंगमो है। बात समझ में आ गई। ये 7 झील मैंने आपको बताई दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पक्का क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। फिर दोबारा देख लेते हैं, रेणुका झील कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि भी है, याद रख लेना, उल्टा भी आ सकता है सवाल। मुख्य तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वीरानम चेरबक्कम, मध्य प्रदेश की बात करें तो भोजताल तवा बोहर, महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों लोनार पोवाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लोनार, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट वीरानम, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। वीरानम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। लोनार और पोवाई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तेलंगाना की बात करें तो हुसैन सागर, दोस्तों याद रखना, इंटरनेट याद हो जाना चाहिए। तेलंगाना कहाँ है, हुसैन सागर, उस्मान सागर में। केरल की अगर हम बात करें केरला, तो केरला में कौन कौन सी हमारी झील मिलती हैं, वेम्बनाड, अष्टीमुंडी या सस्थम कोट्टा, याद रखेंगे दोस्तों। सस्थम कोट्टा कहाँ पर है, केरला में है, याद रखेंगे। वेम्बनाड, अष्टमुंडी और क्या बताया दोस्तों, सस्थम कोट्टा। क्या क्या बताया, वेम्बनाड, याद रखेंगे ये वे है वेम्बनाड, वेम्बनाड, अष्टमुंडी और सस्थम कोट्टा कहाँ पर है, केरला में है। अगर मैं बात करूँ लोनार पोवाई की, तो लोनार पोवाई कहाँ, एमपी में है। अगर मैं महाराष्ट्र में है। अगर मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी में कौन है, भोजताल है और तवा बोहर है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की तो डिडवाना, अनासार और टेम्बर, याद रखेंगे। डेब्बर याद है दोस्तों, याद रखेंगे, राजस्थान भी इंपॉर्टेंट है। टेबर CHSL में आया क्वेश्चन है भैया, याद रखना।
डेब्बर। डेब्बर कहाँ की झील कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। सिक्किम की कहाँ पर है? सोंगमो। इतनी बात याद रहेगी। अगले क्वेश्चन पर चलें, देखें जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखें जल्दी से, जरा फटाफट से करने हैं 25 क्वेश्चन की सीरीज नंबर 9। देखो जरा क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर गुट निरपेक्ष याद रखेंगे आप, गुट निरपेक्ष जिसको हम नॉन एलिगमेंट मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन एलिगमेंट मूवमेंट भी कहते हैं। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल कौन थे दोस्तों? याद रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किस चीज की स्थापना 1961 में की गई थी, और जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू भी इसमें प्रमुख स्थिति में थे। याद रखेंगे क्या बताया मैंने आपको? गुट निरपेक्ष की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1961 में की गई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा प्रमुख स्थान निभाते हैं। साथ में कौन कौन रहता है? याद रखेंगे। ऑप्शन है आपका मार्शल जोसेफ टीटो। क्या बताया मैंने आपको? मार्शल जोसेफ टीटो। याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्या बताया दोस्तों? देखो ऑप्शन बी में क्या दिया गया आपको? कर्नल नासिर। याद रखेंगे कर्नल नासिर। गुट निरपेक्ष की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी, और ये तीनों उसकी समिति में प्रमुख स्थान रखते थे। याद रखेंगे कौन कौन? मार्शल जोसेफ टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और याद रखेंगे कर्नल नासिर। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलें जल्दी जरा, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया? डायना मंदिर प्रसिद्ध है। क्या बताया गया दोस्तों? डायना मंदिर, डायना टेम्पल बताया गया है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखें आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। काठमांडू, मक्का, बेथलेहम और इफेसस। बताएं जल्दी जरा, कहां पर प्रसिद्ध है डायना मंदिर? जल्दी से बताएं दोस्तों, डायना मंदिर कहां पर प्रसिद्ध? अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा हमारा? इफेसस। याद रखेंगे ये कहां पर है डायना मंदिर? इफेसस में पाया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करें तो याद रखेंगे यह मंदिर कहां पर है? एशिया के उत्तर पश्चिम में, एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दोस्तों ये होगा। याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? जगह का नाम अगर मैं बात करूँ तो टर्की यहाँ पर है दोस्तों। याद रखेंगे। जब हम एशिया का अगर आप देखेंगे तो वहाँ के उत्तर पश्चिम में हमको क्या दिखाई देगा? टर्की दिखाई देगा। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? डायना टेम्पल है। याद रखेंगे आप। तो सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है डायना टेम्पल कहाँ पर है। अगर तुर्की आपको ऑप्शन में दिया गया है तो तुर्की पर आप क्लिक लगाएंगे। चलें जरा आगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैं तुर्की की बात करूं तो याद रखें, एक बात और याद रखेंगे, यहां पर एक स्मरना क्या है दोस्तों? बंदरगाह है। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CHSL में आया हुआ है। याद रखेंगे आप। स्मरना जो बंदरगाह है वो कहां पर है? याद रखेंगे तुर्की में है। और तुर्की कहां पाया जाएगा? एशिया के उत्तर पश्चिम में पाया जाएगा, जहां पर स्थान का नाम है इफेसस और मंदिर कौन सा है? डायना। याद रहेगा दोस्तों। चलें जरा आगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। जल्दी से देखें, रैपिड फायर है 25 क्वेश्चन का। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बताया गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें जरा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्या बताया गया? नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी या क्रोनोलॉजी? जल्दी से बताएं। याद रखेंगे। देखो आपको पता है हिप्नोटाइज एक नाम होता है। आप याद कैसे रखेंगे? देखो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। नींद लाना, हिप्नोटाइज करते हैं ना लोग, इस तरीके से ये आप निद्रा में खो जाएंगे, जो पूछेगा आप बता देंगे। यानी हिप्नोटाइज से नाम बनता है क्या? हिप्नोटाइज से याद रखेंगे आप, आपका ऑप्शन क्लिक हो जाता है कौन सा? हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है, याद रखेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? नींद के बारे में पढ़ेंगे, नींद का अध्ययन करेंगे। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। अगर हम बात करें क्रोमेटोलॉजी,
अगर यहाँ पर दिया गया देखो ऑप्शन में क्रोमेटोलॉजी, तो क्रोमेटोलॉजी में क्या करेंगे आप याद रखेंगे, कलर्स का अध्ययन करेंगे दोस्तों, रंगों का अध्ययन करेंगे क्रोमेटोलॉजी में। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें एपीग्राफी, एक नाम यहाँ पर आता है एपीग्राफी। अब एपीग्राफी क्या होता है, ये भी एसएससी में पूछा गया है, याद रखेंगे। देखो जितने भी प्राचीन समय में शिलालेख होते थे ना दोस्तों, शिलालेख का अध्ययन, उनका जो भी आप अध्ययन करेंगे वही अध्ययन क्या कहलाएगा, एपीग्राफी कहलाएगा। क्रोमेटोलॉजी जहाँ पर रंगों का अध्ययन करेंगे, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। इतनी बात याद रहेगी। चलें जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जरा, देखिए जरा, यहां से आगे बात करेंगे। अच्छा याद रखेंगे एक बात होता है आपको ऑरिनोलॉजी, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, और ऑरोनोलॉजी क्या होगा, स्वप्न का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आ जाए, जल्दी देखिए ना। नंबर 12 क्या बताया गया क्वेश्चन नंबर 12 में, देखें भैया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया है, सुमेलित कीजिए। आपको बताना है कि कौन सही है और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। देखें जल्दी जरा, मेहंदी राजस्थान, अपना पहाड़ी क्षेत्र, अरीपन बिहार और चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। तो देखें जल्दी जरा, अगर हम मेहंदी की बात करें दोस्तों, तो मेहंदी किससे रिलेट करती है, राजस्थान से। सेकंड की अगर मैं बात करूं, अपना, अपना की अगर मैं बात करूं तो अपना क्या होता है दोस्तों, हिल स्टेशन है, याद रखना, यानी पहाड़ी, पहाड़ी एरिया है। अगर मैं बात करूं अरीपन दोस्तों, क्या नाम बात करूं, अरीपन, अरीपन रिलेट, अरीपन कहाँ है, बिहार में है, ये तो बिहार में है, ये तो मेरे ख्याल से सारे सही हैं। और चौकपूर्णा, हाँ ये यूपी में है, याद रखेंगे चौकपूर्णा। लो जी, ए आपका सही हो जाता है। चारों ऑप्शन आपके क्लिक हैं। बात समझ में आ गई, ए आपका इसका आंसर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। चलें जरा आगे, याद रखेंगे आप, जो मेहंदी है वो कहाँ पर क्या मानी, राजस्थान में पाई जाती है, और ये किसका प्रमुख होता है, सुहाग का। शादीशुदा जो स्त्रियाँ होती हैं उनके सुहाग का प्रतीक होता है दोस्तों, सभी को लगाना जरूरी होता है। लेकिन याद रखेंगे राजस्थान में एक जाति है बिस्सा, क्या बताया मैंने आपको, राजस्थान में कौन सी जाति है, बिस्सा, जो इस सिंदूर को नहीं मानते। याद रखेंगे राजस्थान में एकलौती ऐसी जाति है बिस्सा, जो इस सुहाग के प्रतीक मेहंदी को नहीं मानती है दोस्तों। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है दोस्तों। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं अरीपन को, अरीपा, देखिए जरा यहाँ पर एक नाम आया अरीपन, है ना दोस्तों। तो अरीपन क्या होता है बता, याद रखेंगे आप, मधुबनी चित्रकला। कौन है, मधुबनी चित्रकला है, याद रखेंगे आप। इतनी बात समझ में आ गई। और चौकपूर्णा क्या है, एक जगह का नाम है। बात समझ में आ गई। चलें जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, जल्दी से देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया दोस्तों, जल्दी से देखें। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, ये आपको बताना है। बताएं जल्दी जरा। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, हाँ बिल्कुल हमने देखा है सरकारी अस्पतालों में, अगर आपने देखा होगा क्या क्या है दोस्तों, परिवार नियोजन की जो भी सूचना मिलती है कि कम जनसंख्या होनी चाहिए, कम बच्चे होने चाहिए, है ना दोस्तों, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, जितनी भी सूचनाएं आती हैं अधिकार की, वहाँ पर त्रिकोण बना रहता है लाल रंग का, वो परिवार नियोजन का क्या होता है, प्रतीक होता है ना दोस्तों। कैसा होता है, इस तरीके से होता है लाल रंग का, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे रेड क्रॉस, रेड क्रॉस क्या होता है, डॉक्टर का होता है, बिल्कुल सही है। यातायात का रोकने का चिन्ह भी होता है, ठीक है, खतरा भी होता है। हरा प्रकाश, रास्ता साफ है, निकल जाओ, रेड लाइट पर हरा मतलब निकल जाओ, सारे सही है। कौन सा सही आता है, ए ऑप्शन आपका सही होगा, यही तो है ना दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है, क्लियर है।
तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ सभी सुमेलित डी आता है, डी आएगा भाई, सभी सुमेलित हैं, सारे के सारे सही हैं। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिया गया, देखें जरा। CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? जो CTBT था ये कब अस्तित्व में आया, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं जरा, कब अस्तित्व में आया, जल्दी से बताएं। 1996। CTBT कब आया दोस्तों? 1996 में आया। कब आया दोस्तों? 1996 में, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाता। अगर मैं बात करें CTBT की तो याद रखना, परमाणु परीक्षण के प्रतिबंधित जितने भी परमाणु प्रसार थे उनको रोकने के लिए ये CTBT बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चले आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। जल्दी देखें जरा क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, देखें जरा। डोचेंग डेडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर है? जल्दी से बताएं, डोचेंग एयरपोर्ट कहाँ पर है? तिब्बत में है दोस्तों, याद रखेंगे डी। कहाँ पर है? याद रखेंगे डोचिंग डेविडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर है? तिब्बत में है दोस्तों, और सबसे अधिक ऊंचाई पर है 4411। सबसे ऊंचाई पर स्थित है। हम जानते हैं तिब्बत कहाँ है, सबसे ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली बात है ऊंची होंगी, है ना दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। चलिए जरा आगे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। थोड़ा जल्दी देख लें जरा, नंबर 16 में क्या बताया गया। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पब्लो पिकासो या रेम्ब्रांड? ये आपको बताना है, बताएं जल्दी जरा। लियोनार्डो दा विंची किसने चित्रित किया था? याद रखेंगे दोस्तों, किसने किया था? ये लास्ट सपर ने किया था, लियोनार्डो, है ना। हाँ, लियोनार्डो दा विंची ने, लियोनार्डो दा विंची ने। नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? जल्दी बताएं जरा, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस मेले का हिस्सा है? जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर, थार, कुंभ या पुष्कर? जी हाँ, याद रखेंगे पुष्कर का मेला, याद रखेंगे ऊँटों का व्यापार पुष्कर का मेला। डी है ना? हाँ, डी है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार कहाँ पर होगा दोस्तों? पुष्कर में होगा। बात समझ में आ गई। और ये कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा में होता है। कहाँ पर होता है? कार्तिक पूर्णिमा में ये मेला लगता है, और इस मेले में क्या किया जाता है? ऊँटों का व्यापार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है ना दोस्तों। क्या लगता है हमारे यहाँ? कुंभ लगता है उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में, है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या लगता है? ये मेला लगता है कहाँ पर? पुष्कर में। नंबर 18 पर आ जाएं। सवाल नंबर 18 में क्या बोला गया, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? बताएं जल्दी जरा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? सभी को पता है दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। बात याद रहेगी। और किसका प्रतीक है ये? याद रखेंगे स्वतंत्रता का प्रतीक है, फ्रीडम का। किसका प्रतीक है ये? स्वतंत्रता का प्रतीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर है इतनी बात? याद रखेंगे 1984 में यूनेस्को ने इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी को विरासत के रूप में स्वीकार किया था 1984 में यूनेस्को ने। बात समझ में आ गई भैया? इतनी बात क्लियर है? चलिए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से देखें जरा और फटाफट से मुझको आंसर बताएं। 19 है ना? हाँ, 19 क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या बोला गया। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जी हाँ, बहुत आसान है, जल्दी बताएं जरा। चादर, लंगा, सरोंग या किमेनो? जल्दी से बताएं कौन है दोस्तों? किमेनो।
कौन है जापान की पोशाक? किमोनो है। नंबर 20 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलें जल्दी जरा। जैसे भारत की प्रचलित पोशाक कौन है? चादर। भारत की अगर मैं बात करूं प्रचलित कौन है? चादर। इसको याद रखेंगे आप। नंबर 20 पर आ जाते हैं, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है? जी हाँ, जल्दी बताएं जरा। जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है दोस्तों? जी हाँ, ब्राजील में है। किसकी मूर्ति है? जीसस क्राइस्ट की। याद रखेंगे आप। अच्छा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। और जापान की पोशाक कौन है? किमोनो। याद रखेंगे। भारत की कौन है? चादर। चादर ओढ़ लेते हैं ना, वही क्या है? भारत की प्रचलित पोशाक है। ब्राजील में क्या है? सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? स्टैचू। याद रखेंगे आप, क्या है? जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति है। और याद रखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है? 39.6 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी दोस्तों? 39.6 मीटर। ठीक है, चलें जरा आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 21। जल्दी से देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? चलो जी, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सही नहीं है। देखना जरा कौन सा सही नहीं है। अगर मैं बात करूं हरभजन सिंह कबड्डी, लो जी पहला ही गलत हो गया। हरभजन सिंह कौन है? स्पिनर है। कौन है? इंडिया के। तो पहला ही आपका गलत हो जाता है। दूसरा है साइना नेहवाल बैडमिंटन, बिल्कुल सही है। ज्वाला गट्टा, जी हाँ, बैडमिंटन की फेमस प्लेयर है। कौन है? ज्वाला गट्टा। और बात करें विराट कोहली, क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल सही। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बन जाता है आपका ए। हरभजन सिंह किससे रिलेट करते हैं? याद रखेंगे, हरभजन सिंह कबड्डी से रिलेट करते हैं, है ना दोस्तों। और हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? द टर्मिनेटर। याद रखेंगे, हरभजन सिंह का दूसरा नाम द टर्मिनेटर है। पूछ लिया जाता है कि द टर्मिनेटर किसका उपनाम है, तो याद रखेंगे हरभजन सिंह का, जिनको प्यार से क्या बोला जाता है? भज्जी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। ऐसे विराट कोहली का अगर उपनाम पूछ लिया जाए तो चीकू होता है दोस्तों। ठीक है, और क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था की अगर मैं बात करूं, क्रिकेट की काफी फेमस होता जा रहा है, काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर क्रिकेट की संस्था की बात करें दोस्तों, तो कौन होती है? आईसीसी। याद रखेंगे, इंडियन क्रिकेट काउंसिलिंग दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहां पर है? दुबई में है। हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में है। कल की क्लास में भी आपको बताया गया था, 2005 में इसको स्थापित किया गया। किसको दोस्तों? आईसीसी को स्थापित किया गया। बात समझ में आ रही है? चलें आगे। अगर बात करें बैडमिंटन, तो बैडमिंटन की शुरुआत किसने करी थी? याद रखना, इंग्लैंड ने की थी। बैडमिंटन को खेल बनाने वाला राज्य देश कौन सा था? इंग्लैंड था। याद रहेगी बात दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जल्दी से देख लें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया? जी हाँ दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताएं जल्दी जरा। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जल्दी से बताएं। अभी हाल ही में पूछा गया था, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताएं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे, फुटबॉल से। किससे है दोस्तों? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी, और ऑप्शन आपका हो जाता है कौन सा? बी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? फुटबॉल किससे कौन है? संतोष ट्रॉफी है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए जरा आगे नेक्स्ट की अगर मैं बात करें, देखो अगर मैं बात करूं बैडमिंटन की, यहां पर एक बात याद रख लेंगे आप, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं दोस्तों, तो बैडमिंटन में कौन कौन सी ट्रॉफियां होती हैं? याद रखेंगे, यहां पर कप ज्यादा बोला जाता है, याद रखेंगे। सुदरीमन कप बोला जाता है, और रहीमतुल्ला कप भी किसमें होता है दोस्तों? बैडमिंटन में होता है। और एक नाम होता है, याद रखेंगे, अमृत दीवान कप। अमृत दीवान कप भी यहीं पर होता है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं आगे, थॉमस कप, ये भी रिलेट करता है किससे? बैडमिंटन से रिलेट करता है। नारंग कप,
और दोस्तों कोनिका कप। ये सारे के सारे कहां पर दी जाने वाली ट्रॉफियां याद रखेंगे, बैडमिंटन में दी जाने वाली ट्रॉफियां हैं। सुद्रीमन कप, अमृत दीवान कप, रहमतुल्लाह कप, थॉमस कप, कोनिका कप और नारंग कप, नारंग नाम है ना, याद रखेंगे। कोनिका कप और नारंग कप ज़्यादातर पूछा जाता है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं फुटबॉल की, दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर फुटबॉल की, तो फुटबॉल में क्या क्या पूछा जाता है देखना जरा। फुटबॉल की अगर मैं बात करूं, मर्डेना, कौन कौन सा कप मैंने आपको बताया फुटबॉल के अंदर क्या होगा, मर्डेका कप, ठीक है दोस्तों। और क्या पूछा जाता है इसमें, रोवर्स कप, संतोष कप, मैंने आपको बता ही दिया है। कप या ट्रॉफी एक ही बात है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा और है क्या, आशुतोष मुखर्जी कप, ये भी कहाँ पर पूछा जाएगा, फुटबॉल में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे आगे अगर मैं बात करूं, डूरंट कप, अभी हाल ही में बहुत करंट में था डूरंट कप, अभी हो गया निपटा, याद रखेंगे दोस्तों। डूरंट कप रिलेट करता है किससे, फुटबॉल से करता है, याद रखेंगे आप। और दूसरा कौन होगा दोस्तों, सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये फेमस कप हैं किसके, फुटबॉल के। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों, क्लियर है, याद रखेंगे आप। अगर मैं बात करूं बास्केटबॉल की, बहुत सारे कप हैं लेकिन फेमस की बात करते हैं दोस्तों, तो बास्केटबॉल में संबंधित कौन है, लारी ओ ब्रायन कप, लारी ओ ब्रायन कप, ये भी कहाँ है दोस्तों, फुटबॉल का फेमस कप है, याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई, चलें जरा आगे, याद रखेंगे आप। फुटबॉल के लिए मर्डेना कप, रोवर्स कप, संतोष कप, आशुतोष मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंट कप। डूरंट कप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, हाल ही में इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आया था और इसकी चैंपियनशिप भी दोस्तों लड़ी गई थी। डूरंट कप की रिलेट करता है फुटबॉल से। और अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में एक ही फेमस कप पूछा जाता है, लारी ओ ब्रायन कप, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसका याद रखेंगे। नारंग कप और कोनिका कप रिलेट करता है बैडमिंटन से और संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से। आगे की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से चलें जरा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और आंसर मुझको बता दीजिए। 23 क्वेश्चन क्या पूछा गया, जीआई टैग प्राप्त करने वाले पहला भारतीय उत्पाद। जी हाँ दोस्तों, जीआई टैग किसको दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यापार करता है, ठीक है दोस्तों, उसको जीआई टैग दिया जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद की बात कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैदराबाद हलीम, ठीक है, बी दिया गया है अल्फासो आम, सी दिया गया है मगही पान और दार्जिलिंग की चाय। जल्दी से बताएं जरा, भारत का कौन सा इनमें से ऐसा है जिसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, जल्दी से बताएं जरा दोस्तों। जी हाँ, दार्जिलिंग की चाय किसको दिया गया है, दार्जिलिंग की चाय, जिसको हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग मिला हुआ है। आप अभी की बात नहीं है, करंट क्वेश्चन नहीं है, पहले दिया गया है ना, सिर्फ स्टेट का क्वेश्चन है, स्टेटिक जीके की बात कर रहा हूँ, अभी हाल ही में नहीं दिया गया है ना दोस्तों। तो जीआई टैग यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसको जीआई टैग मिला था। तो पहला उत्पाद याद रखेंगे, दार्जिलिंग में पाई जाने वाली चाय जो है उसको क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। चलें जरा आगे की अगर हम बात करें, देखें जल्दी जरा, देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट की, अगर हम बात करें, देखो मगही पान जो यहाँ पर दिया गया है, एक ऑप्शन हमको दिया गया है, इसमें एक ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, मगही पान, सी ऑप्शन दिया गया है। इसको 2018 में जीआई टैग दिया गया है, मगही पान जीआई टैग 2018 में मगही पान को दिया गया है, याद रखेंगे। और ये कहाँ का है, बिहार की फेमस चीज़ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखें जरा आगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, MICR का पूर्ण रूप है, जल्दी से बताएं MICR का पूर्ण रूप क्या बताया गया है। अगर मैं बात करूँ, देखना जरा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इनलाइन कोड रीडर और मैग्नेटिक इनलाइन कैरेक्टर रीडर, जल्दी से बताएं
बताएं MICR का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे। MICR का अगर पूरे नाम की बात करेंगे दोस्तों तो याद रखेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन पूरा नाम होता है, याद रखेंगे MICR का। ठीक है दोस्तों, इतनी बात याद रहेगी आपको। और अगर MICR की बात करें तो इसमें कौन सी तकनीक यूज होती है, याद रखेंगे, नाम से आपको पता लग रहा है, देखो मैग्नेटिक इंक कौन सी यूज की जाती है इसमें, मैग्नेटिक इंक से रिलेट करता है। ठीक है, अब बात करेंगे आप, देखो अब ये MICR क्या होता है अगर मैं बात करूं, आपने देखा भी होगा दोस्तों, देखो चेकबुक देखी है आपने, हर बैंक में हमको एक चेकबुक मिलती है ना दोस्तों। और याद रखेंगे आप प्रत्येक बैंक के चेक पर जो बैंक का क्या होता है, एक नाम लिखा होता है, एक बैंक का कोड लिखा होता है। वो जो कोड जिस इंक से लिखा जाता है वो कौन सी इंक से लिखा जाता है, याद रखेंगे आप MICR से, जिसको कॉपी ना किया जा सके। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके साथ साथ एक दो नाम मैं आपको और बताता हूं, देखो जरा। MICR से पता लग जाता है कि चेक जो आपका नकली है या असली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं IFSC, ये भी बैंक का कोड है। अगर मैं IFSC की बात करूं तो उसकी पूरी फुल फॉर्म कितनी होती है बताएं जल्दी जरा, इंडियन फाइनेंशियल ठीक है सिक्योरिटी कोड, याद रखेंगे IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड। इसके बाद की अगर मैं बात करूं IMPC क्या होता है, अगर मैं बात करूं IMPC क्या होता है जल्दी से बताइए जरा, इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट, क्या बताया दोस्तों, इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस होता है दोस्तों, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, देखिए जरा क्या बताया गया 25 में, क्या गया, RBI के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है। काफी बढ़िया क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, जल्दी से बताएं RBI के जो लोगो है उसमें कैसा चित्र बनाया गया। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर RBI का लोगो दिख रहा है, जल्दी से देखें, दिख रहा है ना दोस्तों RBI का लोगो। तो इस लोगो में आपको कौन से जानवर का चित्र दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएं, रॉयल बंगाल टाइगर, शेर, हाथी या कोई नहीं। जी हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र कहां पर होता है, RBI लोगो। RBI जो बैंक है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके लोगो पर किसका चिन्ह लगा रहता है, रॉयल बंगाल टाइगर का चिन्ह लगा होता है, याद रखेंगे आप। और RBI को क्या बोला जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक बोलते हैं, याद रखेंगे, भारत का, अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय बैंक कौन सा है तो याद रखेंगे RBI को बोला जाता है। RBI की स्थापना कब की थी, याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को RBI की दोस्तों स्थापना की गई थी, याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। RBI की स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। और याद रखेंगे बंगाल के टाइगर के साथ ताड़ का जो पेड़ होता है, इसका चित्र भी RBI के लोगों में दिखाई देगा आपको, है ना दोस्तों। तो याद रखेंगे RBI के लोगों में किन दो चीजों का वर्णन किया गया है, रॉयल बंगाल टाइगर और किसका दिया गया है, ताड़, एक वृक्ष की जाति होती है, उस ताड़ का जो पेड़ है दोस्तों पहाड़ों पर पाया जाता है, उसकी चित्र का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी एंड होती है, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। इससे आगे ही इसका ही पार्ट 2 हम कल स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक जीके का फ्रेश 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको केवल एक काम करना है, हमसे जुड़े रहना है दोस्तों, और रेगुलर हमारी लेक्चर्स को अटेंड करना है। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में से, याद रखेंगे, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स को हम दोस्तों क्या कर पाएंगे, उखाड़ पाएंगे इन क्वेश्चंस के बेस पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।